हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। आज हम लोग ओनरशिप करने वाले हैं भाई ड्यूक 390 का। सारी की सारी चीजें जानेंगे कि केटीएम को ओन करना कितना एक्सपेंसिव है, कितना नहीं है, सर्विस कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है ना इस बाइक के लिए कि क्या बिगिनर्स इस बाइक को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग सारे के सारे सवाल करेंगे। तो ये रे भाई अपने प्रीत भाई, क्या हाल चाल है भाई? के बढ़िया, एकदम मस्त, चकाचक, जबरदस्त। हाँ। तो भाई आज ये जो बाइक देख रहे हो आप लोग, ये है अपने प्रीत ब्लॉग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चैनल का, और क्या कहते हैं जाके देख लेना चैनल। मेरे पास तो ओनरशिप मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो जितनी भी डिटेल रहती है, सर्विस हो गई, मतलब जो भी चीजें हैं इस बाइक से रिलेटेड वो सब मिलेगा। भाई सबसे पहली चीज तो ये बताओ, कितने टाइम पहले ली है बाइक? ये 2021 दिवाली पे ली थी। ऑलमोस्ट हो गया 1-1.5 साल। 1-1.5 साल हो गया इस बाइक को लिए हुए। उस टाइम ली कितने की थी? 340। 340। अभी के टाइम में रेट क्या चल रहा है इसका? 347 है, 48। मतलब थोड़ा बहुत बढ़ गई। वो तो सर खैर हर बाइक के साथ ही है, कोई दो राय नहीं है। मोटा मोटा 3.5 लाख रुपए। हाँ, 3.5 लाख रुपए की। ये बाइक चला कितनी दी है भाई? 11,000 किलोमीटर। एक बार भाई आप लोगों को पहले आप लोग देख लो। तो 11,000 चला दी भाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक का अभी तक का? 10 on 10। 10 on 10। प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या लगी इस बाइक के साथ? यार प्रॉब्लम अब मैं क्या ही बोलूं, लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। नहीं है प्रॉब्लम, क्या बताऊं? कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम ऐसी चाहिए। इक्का दुक्का तो होगी यार प्रॉब्लम। किस चीज को हाईलाइट करो? बस थोड़ी सीट कट हो रहा है, यही दिक्कत है कि जो है। अच्छा, सीट मतलब हार्ड है। हाँ, चलो इस पे तो आगे करके धीरे से आएंगे, और बाद में बाकी कंफर्ट का जो भी है, क्योंकि भाई ने राइड कितनी मार चुका है इस बाइक पे? इस पे 2 बड़ी राइड करी है। एक तो वो अभी पूरा केदारनाथ वाला सर्किट करके आया था, ठीक है। केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ और वो माणा गांव वगैरह होते हुए हाँ। फिर दिल्ली, और फिर उससे पहले मनाली करके आया था। हाँ, और अभी ठीक है। 4 दिन बाद मैं फिर जा रहा हूँ हिमाचल। फिर जा रहा हूँ हिमाचल। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो भाई को, मतलब जो कि सारी चीजें बताएगा। 11,000 किलोमीटर में मतलब तुम्हें सिर्फ एक सीट की दिक्कत लगी, उसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं लगी बाइक में। ये बाइक के अलावा यार तूने और कोई बाइक क्यों नहीं देखी? बहुत सारी बाइक्स थी। पता तो है तुझे? अच्छा, गाइस को बता। हाँ, गाइस को बताना ज्यादा जरूरी है ना। इसके अलावा यार देखो, 400 सीसी में कौन सी ऐसी बाइक है जो मैं इसके बदले लूं? लाइक डोमिनार हो गई, ऑलरेडी ऑन करी हुई है। अच्छा डोमिनार ऑन कर रखी है। हाँ। तो मतलब जैसे नेकेड ही एक प्रायोरिटी थी या फिर नेकेड ही प्रायोरिटी थी। वो सीन क्या था कि पापा को भी चलानी है, हम दोनों चला लें, इस वजह से नेकेड ही लेनी थी। अच्छा, वरना अगर उस टाइम पे मे बी RC 390 आ गई होती न्यू वाली, तो शायद मैं RC 390 ले लेता। एक बार को ले लेता। उस टाइम पे RC जो 200 आई थी, तो पापा को पसंद आई थी, कहते हैं अच्छी लग रही है, काम कर RC ले ले। फिर होता क्या, RC 390 ले लेते, कभी कभार पापा चला लेते, फिर मेरे पास जो R15 थी उसको चेंज करके कोई नेकेड दूसरी ले लेते। अच्छा, तो ये चीज होती। बट फिर हमने अच्छा, इससे पहले कितनी बाइक ऑन कर रखी है? कौन कौन सी? डोमिनार और वो R15। R15 बेचने का क्या रीजन हो गया भाई? वो तो बढ़िया है। R15 बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट, एनी टाइम एनी डे। आज भी गिल्ट है इस बात का कि बाइक का जवाब सुनना अभी बताएगा। हाँ, मेरे को मतलब आज भी गिल्ट है कि मैंने उस बाइक को क्यों बेचा। काश मैं उसको रख लेता। रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। R15 का खर्चा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ना वो ज्यादा पेट्रोल पीती, ना उसकी सर्विस महंगी होती, ना उसके पार्ट्स खराब होते। बस पावर नहीं है। नहीं, बस पावर नहीं वाली बात नहीं है। बात ये थी कि जब मैं एक तरफ ड्यूक 390 चला रहा हूँ और दूसरी तरफ R15 भी चला रहा था, ऐसा नहीं है। पर जब मैंने उसको 2 महीने तक मैंने उस बाइक को हाथ नहीं लगाया, वो खड़ी रही, मैं डेली ड्यूक चलाने लग गया था। अच्छा। फिर मैंने कहा कि यार खड़े खड़े इस पे धूल जम रही है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरे 1-1.5 लाख रुपए फंसे हुए, मुझे वो चीज दिख रही थी। तो मैंने उसको बेच के अपना पैसा निकालना समझदारी समझी। ये समझदारी समझ लिया। और मतलब डोमिनार की तरफ ना जाने का रीजन बताएगा थोड़ा सा? एक तो चलो ऑन कर रखी थी, दूसरी भी कोई चीज हो सकती है, क्योंकि वो जो तेरे पास थी वो वेट में बहुत भारी थी वो। अच्छा, इस सबसे बड़ा रीजन उसको बेचने का यही था कि उसमें इतना ज्यादा हैवी वजन था ना कि मतलब आप उसको 50-60 किलोमीटर चलाओ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा, आपको ना फटीग करेगी बाइक। क्योंकि जो तेरे पास वाली थी ना वो शायद 35 bhp वाली थी। हाँ, उसके बाद जो 40 bhp, चल 35-40 bhp में डोमिनार में वेट इतना है कि आपको पावर में इतना कोई ऐसा बहुत बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हालांकि 5 bhp का फर्क है। मैंने दोनों चलाई है, ग्रीन वाली जो न्यू आती है ना वो भी चलाई है। एक सब्सक्राइबर का जब रिव्यू करा तब चलाई थी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। बट सीन क्या होता है कि यार आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि आप वजन ढो रहे हो। डोमिनार का क्या है, अगर जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे को टूर पे जाना है 4 दिन बाद, वहाँ पे मुझे उस बाइक पे स्वाद आता। पर सवाल क्या है, उसके अंदर टायर्स इतने अच्छे नहीं है, लो प्रोफाइल टायर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं ग्रिप में थोड़ा सा इशू है, सच लगता था मेरे को मेरी वाली में पर्टिकुलरली। अब उसके बाद अब क्या बजाज दे रहा है आज की डेट में आई डोंट नो, बट फिर भी बजाज आज की डेट में उसके अंदर MRF का रेव्स टायर दे रहा है, जो KTM अपनी ड्यूक 250 में दे रही है। बट मेटजेलर आज भी डोमिनार में नहीं आता है, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी चाहिए। मेरा सबसे मेन क्वेश्चन ये है, KTM को लेने से पहले सबके दिमाग में ये रहता है कि ये बाइक कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव पड़ेगी, जेब पे खर्चा डालेगी। पेट्रोल का तो चलो एक बार कोई सह लेगा आदमी कि चलाने के लिए। मेन चीज है सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, पार्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैसी है इसकी सर्विस मेंटेनेंस, कैसी है इस बाइक की? यार KTM को लेकर लोग थोड़े से गलत है कि मतलब ये कि ये बहुत खर्चा कराती है, इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। ठीक है, ये बात मेरे को, मेरा अभी क्रैश हुआ था कुछ टाइम पहले, तब मेरे को समझ में आई। लोग कहते हैं कि KTM बहुत महंगी है ना। ठीक है। अब देख तू एक चीज देख ले, इसका ये हैंडल बार कितने का होना चाहिए? पूरा हैंडल देख, मेरे को तो पता है। नहीं फिर भी एक गैस में वही मेरे को 1000-2000 रुपए के आसपास में, 1500 रुपए का शायद से इसका हैंडल है। अच्छा, शायद से, ठीक है, आई डोंट नो। ये इसका लेग गार्ड, चलो ये तो हल्की क्वालिटी का, लोग कहेंगे हल्का, पर ये बाइक को पूरी बचाते 300 रुपए का है। ठीक है। ये लीवर ये 2000 रुपए का है, ये महंगा है, ये मैं बोल सकता हूँ। ये प्लास्टिक का पैनल 2000 रुपए का है। ठीक है। टैंक 7500 रुपए का है। ठीक है। एग्जॉस्ट 7500 रुपए का है। अलॉय व्हील इसके 7500 रुपए के हैं। ठीक है। तो फिर यार पर्सनली मैं बताऊंगा कि कोई इतनी महंगी नहीं है अगर आप पार्ट्स का प्राइस अगर देखोगे तो आप। ठीक है, ठीक है। चलो ये बात रही पार्ट्स की, बात करते हैं सर्विस की। हाँ, क्योंकि पार्ट्स हर रोज रोज थोड़ी टूटते हैं, वो तो अच्छा।
किसी का तो कभी चेंज भी नहीं होता। हाँ, एक्सीडेंट वाला बात है तो बात अलग है। सर्विस, फ्री सर्विस 2100-2200 रुपए की होती थी, मैक्सिमम 2300 रुपए की, इससे ऊपर कभी फ्री सर्विस नहीं हुई है। अच्छा, पेड सर्विस, ठीक है। पेड सर्विस मेरी हुई थी इस बाइक की 7000 रुपए की। अब उसमें एक मजे की बात है, मेरा रेडिएटर ब्लास्ट हो गया था, जिस चक्कर में मेरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगे थे मेरे को उसको ठीक रेडिएटर कैसे ब्लास्ट हो गया? वो रोड ट्रिप पे फट गया था। अच्छा, अच्छा, उसकी स्टोरी मुझे भी नहीं पता कैसे फूट गया था। हाँ, वो तो खैर अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, कैसे वो अनएक्सपेक्टेड था, रियलिटी में अनएक्सपेक्टेड था। तो रेडिएटर फूट गया था, फिर उसके बाद मेरे को उसको ठीक कराना पड़ा। ठीक कराने के बाद इसमें नया कूलेंट डाला, तो वहाँ पे थोड़ा मेरा सर्विस कॉस्ट महंगी हुई। तो अगर मैं एक प्राइस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरी इसकी पेड सर्विस हुई थी 5000 रुपए, मान लो 5-5.5 रुपए, 5-5.5 रुपए में। तो तेरे हिसाब से मतलब तेरे को अफोर्डेबल लगती है ये चीज? ऑब्वियसली अफोर्डेबल है, क्यों नहीं है। देखो 5.5 रुपए आपके क्यों लगे हैं। मेरी जब इसकी सर्विस हो करेगी मेरी 10,000 के इंटरवल के बाद, फॉर एग्जांपल 5000 रुपए मैं एक बार कराता हूँ, फिर 5000 रुपए कराता हूँ। ठीक है। तो जब 10,000 के यार लेकिन एक चीज पे यहाँ पे मेरा एक सवाल है, तू भी ये जानता होगा, जब हम केटीएम लेने गए थे तो वो लोग अपना पूरा मैनुअल दिखा करके, मतलब जो भी बुकलेट रहती है, कहते 8000 पे होगी, 8000 पे होगी, बट वो हमेशा 5000 पे कर देते। ये चीज मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा। उसका मैं एक वैलिड रीजन बताता हूँ। बिल्कुल, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। बेसिकली 5000 रुपए की सर्विस क्यों होती है, क्योंकि इसका ना जो मेरा ब्रेक पैड है वो आगे का ब्रेक पैड एक्सपेंसिव है, 2600 रुपए कॉस्ट करता है सिर्फ अगला ब्रेक पैड। तो 2600 रुपए का ब्रेक पैड हो गया, बाकी 2200-2300 रुपए का बाकी काम हो गया, तो सर्विस कॉस्ट पहुंच गई लगभग 5-5.5 रुपए। ठीक है, ठीक है। अब बात होती है कि जो कह रहा है 7 या 8000 रुपए वो कहते हैं। इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है मॉड्यूल 7100 7100 10W 50 डलता है, 40 डलता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उस इंजन ऑयल की जो लाइफ है, अगर आप उसे बिल्कुल निचोड़ दो, बिल्कुल उसकी जान निकाल दो, आप उसे 7-8 किलोमीटर चला सकते हो। पर कहीं ना कहीं वो चीज आपके इस इंजन के लिए हार्मफुल है। तो हर बंदा क्या सोचता है, मैं अपने इंजन को हार्म ना पहुंचाऊं, उसको 7-7.5 या 8000 के बजाय मैं अपनी बाइक की सर्विस करा लूं 5-5.5 यार ये तो कहना ही नहीं चाहिए केटीएम को मेरे साथ। नहीं, केटीएम सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। आप कराओ 7-8 किलोमीटर पे, कौन मना कर रहा है? आपकी बाइक में कुछ होगा, रिस्पॉन्सिबल आप होगे। लेकिन फिर भी वो बोल तो, मार्केटिंग चीज ही ऐसी है भाई, मार्केटिंग में होता ही ऐसा है। जब आप बाइक खरीदते हो कंपनी क्या कहती है, अरे आपको तो 50 की एवरेज देगी, फॉर एग्जांपल कोई भी बाइक है। रियल लाइफ में उतना इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाता है, समझ रहे हो? नहीं वो तो तेरी बात सही है, लेकिन जैसे आज तूने ये बात बोली कि क्या कहते हैं आपकी जेब पे खर्चा पड़ेगा अगर आप सर्विस नहीं कराओगे, तो फिर केटीएम ये चीज बोली क्यों रहा है कि 7-8 हजार? मार्केटिंग ब्रो, मार्केटिंग मतलब लोगों को बस अट्रैक्ट करना है, लुभाने के लिए। मतलब मेन जो है वो 5000 पे एक तरीके से मैं मान सकता हूं। सही मायने में अगर करानी है तो मैं तो इसकी करवाता हूं भाई। देखो 5 से 6000 के इंटरवल के बीच में 5-6 हजार तक चलाओ, मस्त, कुछ नहीं होता, इंजन ऑयल बढ़िया निकलता है, अंदर से कोई खराब नहीं निकलता है। ठीक है, और उसमें एक चीज और डिपेंड करती है कि आपने जो पिछले 5 या 6 हजार का इंटरवल के बीच में बाइक चलाई है वो कैसे चलाई है। फॉर एग्जांपल आपने पहाड़ों की 2 राइड मार दी 5000 किलोमीटर के अंदर, तो आप 5000 से भी पहले सर्विस करा लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंजन ऑयल की जान निकल चुकी होगी। वहीं पे अगर आप सिटी में ज्यादा राइड कर रहे हो, स्लो चला रहे हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं चला रहे हो, तो आप उसे 7-8 हजार पे भी करा लो, फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो इंजन ऑयल जो होता है वो इतना रिलायबल होता है, ऑलरेडी इसमें मॉड्यूल यूज करते हैं। अब मैं इसके अंदर और एक अच्छे वाला इंजन ऑयल डालूंगा, वो 300V जो आता है, तो उससे जो मे बी इसकी जो स्मूथनेस है और अच्छी होगी, गियर शिफ्टिंग और अच्छी होगी, और प्लस साथ के साथ बाइक के जो इंटरवल है वो मैं चाहूँ तो 6-6.5 पे करा सकता हूँ, बट वही मैं करा लूंगा 5-5.5 पे। अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब तेरी बाइक का क्रैश हुआ था, हम लोगों ने बहुत ज्यादा ना, मतलब जैसे अपनी भी बाइक का एक्सीडेंट हो रखा R15 का, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गए, हम लोगों को सारी चीजें मिल गई कि हाँ ये चीज टूटी है, चाहे लेफ्ट साइड से दे दे चाहे राइट साइड से, बट तेरी बाइक में ना मेरे को बहुत ज्यादा इश्यूज लगे। उसका क्या ऐसा रीजन था जो वो लोग मतलब उस चीज को मान नहीं रहे थे? वो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के लिए मान नहीं रहे थे। वो कहते सर आपको पहले पे करना पड़ेगा। तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आई। उन्होंने वहाँ पे एक नई स्टोरी सुनाई थी, मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि जीरो डेप्थ अलग है, वो उसके चैनल पे मिल जाएगा। इंश्योरेंस के स्कैम करके मैंने ऐसे एक वीडियो भी डाला था, उसमें वही चीज बताई थी कि मतलब वही ड्रामेबाजी हो रही थी कि सर आपको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। फिर एट द एंड ये हुआ मुझे पे करना पड़ा। तो ये तो फिर मतलब थोड़ी गलत बात है। देखो यार एक बात बताओ, थोड़ी नहीं पूरी। हाँ, क्योंकि मान ले इतनी महंगी बाइक है, 3-3.5 लाख रुपए की है, मान ले अगर इसके अंदर ज्यादा नुकसान हो जाता 50-60 हजार रुपए का खर्चा आ जाता, हाँ, तो कहाँ से कोई बंदा लेकर के आता? तो वो चीज तो गलत है ना उन लोगों की। अब मैं नेक्स्ट टाइम से जब भी इंश्योरेंस कराऊंगा, कराते टाइम या तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज में चीजें अच्छे से क्रॉस चेक करूंगा जब इंश्योरेंस कराऊंगा, और फिर उसके अलावा उनसे सारी चीजें अच्छे से कंफर्म करके रिटर्न में जो भी कुछ होगा मेल वेल करा के तब कराऊंगा इंश्योरेंस कि जी अगर कुछ होता है तो आप सब कुछ पे करोगे, मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि साला इंश्योरेंस में अलॉय व्हील भी करवाऊंगा। कभी कभी इंश्योरेंस में अलॉय व्हील नहीं देते, कभी देते हैं कभी नहीं देते। मतलब ड्रामेबाजी यार। देखो सीधी सी बात है यार, आपने किसी से इंश्योरेंस कराया, करवाते टाइम वो बहुत अच्छे से करेंगे, बट फिर जब बात आती है ना देने की, पैसा देने की, हर किसी की मतलब जान सूखती है कि हमें क्यों देना पड़ रहा है। वो एक चीज रहती है, वो एक चीज है सबसे बड़ी चीज। चलो ये सारे तो सवाल हो गए। अब मेन आता है भाई पावर परफॉर्मेंस। जिस हिसाब से आपने बोला कि पावर के लिए मैंने ये बाइक ली है, अब भी मतलब आज से 1.5 साल पहले खरीदी थी, उस टाइम कैसी परफॉर्मेंस थी, और आज मैं 1.5 साल बाद जानना चाहता हूँ कैसी? सेम, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं, भी फर्क नहीं है बिल्कुल भी पावर में इतना सा भी, मतलब एकदम परफेक्ट भागती है। जो तेरे को चाहिए था वो चीज तुझे इस बाइक से। अगर मैंने थ्रोटल करा है ना, हाँ, तो निकलेगी, अगर नहीं निकलेगी तो मैं इसकी जान निकाल दूंगा। केटीएम चला जाऊंगा सीधा, वो चीज है। मतलब पावर के मामले में अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं। सबसे बड़ी चीज आप मेंटेन कैसे करके रखते हो चीज। सबसे बड़ी चीज भाई ये है कि मैं चीज को कैसे मेंटेन करता हूँ, मेरा वेयर एंड टेयर करने का तरीका क्या है। अगर मेरे को इतनी सी भी मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी नजरों में ये चीज है पहले वो ठीक होनी चाहिए, मैं उसके बाद चलाऊंगा। अगर आपके ये थॉट्स है कभी आपकी बाइक आपको परेशान नहीं करेगी, रोड पे खड़ा नहीं करेगी, जो मेरा मानना है,
मेरे को कभी इसने ऐसा परेशान नहीं किया। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है जो सबसे मेन क्वेश्चन है, बिगिनर्स इस बाइक को ले सकते हैं एक बार, मतलब मान लो उस बंदे ने कोई भी बाइक ना चलाई, एक स्प्लेंडर चलाई हो, उसके बाद डायरेक्ट अगर कोई लेना चाहे उसके ऊपर क्या कहना चाहता है? लेने को एक बिगिनर ले सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई हवा नहीं है। हाँ, मान लगा बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं। ये मानना चाहिए कि देखो यार, अगर कोई और ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये भी नहीं मानना चाहिए अरे उसने वो चीज लिया तो मैं भी लूंगा। ये दोनों अलग अलग चीज है। कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, अच्छी बात है, पर अगर उसने वो करा तो मैं भी करूंगा, वो एक गलत बात है। ठीक है, ये होता है कि मतलब कि जब कोई और कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, बट होता है क्या, जब आपको ज्यादा पावर हाथ में मिलती है ना, तो आपका क्या मन करता है यार इतना थ्रॉटल कर रहा हूँ तो इतनी चल, अगर मैं और करूंगा तो कितनी चलेगी। आप उस थ्रिल को एंजॉय करना चाहोगे, आप उस थ्रिल का मजा लेना चाहोगे, और उस थ्रिल का मजा लेना आपके लिए महंगा पड़ जाता है। बाइक हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, इतने में आप जाके ठुक जाते हो, आप घुस जाते हो, क्रैश हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिगिनर्स के लिए थोड़ी ये बाइक नहीं है। आप ले लो, बिगिनर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबल राइडर की तरह चलाओ, आपको कभी कोई जिंदगी में बिगिनर नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है, ये चीज है। अब मैं 2-3 चीजों के बारे में पूछना चाहूंगा। लाइक सबसे पहले टायर तो खैर तूने इसमें चेंज करा रखे हैं अभी फिलहाल, ये बेकार है, ऐसा क्यों भाई? तो लगवा क्यों रखे हैं? ऐसे ही मन कर रहा है मन कर रहा है, तो ऐसा क्या है, मतलब बेकार क्यों है ये टायर? ये थोड़ा सा मतलब टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं, नॉन रेडियल है, ग्रिप अच्छी नहीं प्रोवाइड करवाता। इस बाइक के लिए टायर सूटेबल नहीं है, मेन चीज ये है। अच्छा, और जो प्रीवियस वाले टायर थे उनके बारे में बढ़िया थे एकदम। मैंने पूरी उससे 2 पहाड़ों की राइड करी है, और पहाड़ों पे ऐसा कोई कर्व नहीं है, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहां मैंने इस बाइक को डिप ना करा हो। ठीक है, पावर डिप करता था, यूं ही निकलती थी। सस्पेंशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सस्पेंशन कैसे हैं? परफेक्ट है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, गड्ढे वड्ढे कुछ फील नहीं होते हैं, ग्लाइड करती हुई निकल जाती है। ठीक है, और प्लस जैसे कि मान ले लोग कहते हैं कि केटीएम के अलॉय व्हील्स हल्की क्वालिटी के रहते हैं, टूट जाते हैं, मेरी कई बार गड्ढों में भी कूदी है, टचवुड मेरे ठीक है। टचवुड ठीक है, वो तो खैर डिपेंड भी करता है आप कितनी तेजी में लेकर जा रहे हो, जाती है तो बात अलग है। वाइब्रेशंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं इस बाइक में? केटीएम में वाइब्रेशंस हैं? जब न्यू थी ना, तब थोड़ा सा ये होता था कि 7-8,000 आरपीएम से ऊपर जाएंगे थोड़ी वाइब्स आती थी। अब जैसे चल गई है ना 11,000, थोड़ी स्मूथ हुई है, थोड़ी बाइक रिफाइंड हुई है। वाइब्रेशन हायर आरपीएम्स पे आते हैं, ऑलमोस्ट 8,000 के बाद आपको वाइब्रेशन फील होंगे, जो सीधी बात है। मे बी ये जो मेरी वाइब्रेशन रिड्यूस होंगी वो होंगी मेरा इंजन ऑयल चेंज कराने के बाद, जो मैं अब डलवाने वाला हूँ। वाइब्रेशंस मतलब थोड़ी बहुत हैं, बहुत ज्यादा नहीं है वाइब्रेशन। 8,000 आरपीएम के बाद जो है, अगर 5-6,000 आरपीएम पर चला रहे हो, 3rd-4th गियर में सिटी के अंदर चला रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ यार कितनी स्मूथ चल रही है मेरी बाइक, आपको ऐसा फील आएगा अंदर से, और चलती है ये। अच्छा भाई, जैसे तूने सबसे पहली वीडियो में बोला था सीट के बारे में, लॉन्ग टूर मारा तो सीट में ऐसे क्या मतलब कैसे दर्द करने लगती है या पेन होने लगता है? बट्स में पेन होने लगता है क्योंकि इसकी जो कुशनिंग है वो अच्छी नहीं है। इसके अंदर सीट चौड़ी है, सीट में तो कोई कमी नहीं है आगे पीछे। सीट की विड्थ से हमें कोई कंप्लेन नहीं है, हमें मेन कंप्लेन है कुशनिंग से। कुशनिंग अच्छी नहीं है। अच्छा, कुशनिंग अच्छी नहीं है, ये चीज सही करनी चाहिए केटीएम को। इसमें जो कुशनिंग है इसको ना थोड़ी सी और अच्छी करना चाहिए, कि मतलब थोड़ी सी कंफर्टेबल हो, थोड़ी सॉफ्ट हो, बंदा बैठे तो कंफर्ट फील हो। चलो राइडर की तो फिर भी ठीक है, और अब तो 11,000 चल के थोड़ी पुरानी हो गई, धूप पानी वानी लग के फिर ठीक हो गई, बट पीछे की तो बहुत ही कठोर है। हाँ, ये तो है, इस पे तो बिल्कुल भी कंफर्ट जो है ना वो मिलता नहीं है, तो ये है। अच्छा भाई, डेली लाइफ के लिए गाड़ी प्रैक्टिकल है? लाइक अगर एक बंदा लेना चाहे, लाइक ऑफिस जाना है, उसे कॉलेज जाना है, ये सारी चीजें करनी है, उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? बाइक प्रैक्टिकल है, बाइक को लेकर कोई इशू नहीं, आपको स्वाद आएगा, फन आएगा चलाने में। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक सिटी में बाइक चाहिए तो सिटी में बाइक से आपको 2 चीजें मिलनी चाहिए, एक इनिशियल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक मिड रेंज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक थोड़ी हल्की भी होनी चाहिए, और दोनों चीज बहुत अच्छी है। और साथ के साथ बॉडी टू वेट रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो इन्हें बोलते हैं हल्की होनी चाहिए, तो वो चीज अच्छी है। एंड सारी चीजें बढ़िया, बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको ये मे भी रुला सकती है, फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आप एक कॉलेज जाने वाले बंदे हो तो कहीं ना कहीं आप मदर फादर पे डिपेंडेंट होंगे, तो वहाँ पे आपका जब 20 की एवरेज देगी तो वो आप थोड़ा सा देख लो, किल्सोगे, मारोगे, घुसे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, 20 में 25 की एवरेज दे देगी मैक्सिमम, और जब सिटी में चलाओगे ना 25, 24, 23 इतनी ही देगी। अब अगर एक ऑफिस जाने वाला बंदा भाई बढ़िया पैसे कमाता है बंदा, तो 10-20 हज़ार रुपए का महीने में पेट्रोल डलाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गो फॉर इट, ले सकते हो। अच्छा, रात में भी चलानी पड़ेगी जब ऑफिस जाओगे, जब ऑफिस से आओगे तो क्या कहना है इस चीज के बारे में? सिटी के लिए लाइट ठीक है, सिटी में आपको लाइट को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। हाईवे पर लाइट आपको कम लगेगी, मतलब विजिबिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं करती। विजिबिलिटी कम है क्योंकि जो एलईडीज हैं वो थोड़ी सी और ब्राइट होनी चाहिए थी, और उनकी मतलब आप कह सकते हो कि पावर ज्यादा होनी चाहिए थी। आई डोंट नो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं क्या है क्या नहीं, जिस वजह से जो इसकी लाइट्स की विजिबिलिटी है, या फिर मतलब उन्हें नॉर्म्स फुलफिल कराने होते हैं, जिस वजह से एलईडीज और स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बेस्ट स्लॉट दिया हुआ है, मैं भी इसमें ऑक्सिलरी लाइट लगवाने वाला हूँ अभी 1-2 दिन में, यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट्स इंस्टॉल कराऊंगा, क्योंकि रोड ट्रिप पे जाने के लिए जब पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं वहाँ पे डार्क अंधेरा होता है। हालांकि डार्क अंधेरे में लाइट अच्छा काम कर देते हैं, बट जब डार्क में कर देती है, बट जब हाईवे पे हो तो वहाँ पे आपको एक ऑक्सिलरी लाइट मैंडेटरी हो जाती है, तो वहाँ पे एक लाइट लगवाने का इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर। गियर शिफ्टिंग के बारे में मैं पूछना चाहूँ, क्विक शिफ्टर गियर, स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों स्मूथ, कोई। अच्छा, इस बाइक में तेरे को कोई फीचर की कमी लगती है? वैसे तो केटीएम मतलब फुल्ली फीचर लोडेड ही है। मैं तो ये बोलूंगा इसमें एक्स्ट्रा फीचर है जिन्हें मैं यूज भी नहीं करता, कमी तो नहीं है। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ मैंने आज तक यूज नहीं करा। अच्छा, ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं चाहूँ तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे इंटरकॉम नहीं होता तो मे बी शायद मैं इसका ब्लूटूथ बहुत यूज करता, क्योंकि होता क्या है बाइकों में
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो आती है, पर आपको अगर बात करनी है ना तो उसके लिए आपको रुकना ही पड़ता है और फोन से ही आप कॉल उठा सकते हो। बट इसमें आप इन बटन से कॉल अटेंड कर सकते हो, कट कर सकते हो। अगर आपने मान लो हेडफोन या फिर लीड वगैरह लगा रखे हैं तो आप यहीं से अपने गाने को नेक्स्ट भी कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हो। सारा आपका कंट्रोल इन 4 बटनों में दे रखा है KTM ने। तो फिर वहाँ पे वो चीजें कन्वीनियंस को अगर आप देखोगे तो कितनी ज्यादा सहूलियत हो जाती है आपकी। और नाम भी लिखा जाता है यहाँ पर, इसमें नाम भी लिखा आता है, यहाँ पे पूरा नाम, मोबाइल नंबर भी लिखा आता है, सब लिखा आता है। तो वो चीज आपके लिए कंफर्ट वाली हो जाती है। बट मेरे पे इंटरकॉम है तो पर्सनली मैं उस चीज को यूज नहीं करता। ब्रेकिंग के बारे में और सस्पेंशन के बारे में टॉप नॉच, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेस्ट ब्रेकिंग आपको किसी और बाइक की नहीं मिलेगी, किसी और बाइक की नहीं मिलेगी। सेगमेंट वाइज देख लो, आपको किसी की इससे अच्छी ब्रेकिंग मिलती है। 2600 रुपये ब्रेक पैड ऐसी थोड़ी डलवाता हूँ मैं। हाँ ये भी बात है भाई, 2600 का जो ब्रेक पैड डलवाता हो तो वो तो ऑब्वियसली बात है। 2600 के ब्रेक पैड की लाइफ भी रहती है आराम से, इसलिए 10,000 किलोमीटर निकालते हैं। जिसमें पहाड़ों की मैंने 2 बड़ी राइड करी है। मतलब आप ये लगा लो फुल पावर बारिश के अंदर मैं मनाली गया हूँ, फुल पावर, और अगेन फुल पावर बारिश के अंदर मैंने केदारनाथ का बहुत बड़ा एक सर्किट करके आया हूँ। और वहाँ पे मुझे लगता है मेरी बाइक की जो ब्रेक्स है बहुत यूज़ होती है। पहाड़ों पे जो ब्रेक है आप बहुत इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे मेरे दोनों ब्रेक पैड फिर भी 10,000 किलोमीटर यूँ निकाल के ले गए, तो फिर खुश हो। हीटिंग इशू नहीं है, कोई खास नहीं है, ठीक है। मतलब गर्मियों में मैं पूछना था, अभी तो सर्दियाँ अभी तो इतना नहीं पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ, जब से वो बैंड पाइप वगैरह इन्होंने बदला है ना, हीटिंग इशू वगैरह जो वो काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अगर जब हीटिंग का पूछा तो वो भी एक बता दो। ग्राउंड क्लियरेंस हाँ थोड़ा सा इशू है, पर अब 11,000 चला लिया तो अब तो पता है कि मतलब जैसे मान लो आगे एक ब्रेकर आ रहा है, मतलब हर ब्रेकर पे लगती है बिल्कुल। अकेला हूँ तो नहीं लगती है, अगर मेरे साथ कोई पिलियन है तो लगनी है, तो कंफर्म लगनी है। अब आदत पड़ गई है ना कि यार कितनी जगह से कैसे टेढ़े करके निकालनी है, कितनी जगह से कैसे निकालनी है, उसके एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया। वो चीज है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ से टकराएगी, यहाँ से नहीं टकराएगी। अच्छा भाई, एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। 3 ऐसे पॉइंट्स बता जिसकी वजह से KTM को लेना चाहिए और 3 ऐसे जिसकी वजह से ना ले बंदा, क्या हो सकता है? KTM को लेने का सबसे बड़ा रीजन आपको परफॉर्मेंस ऐसी मिलेगी। आप कोई भी किसी भी सेगमेंट की बाइक लाओ, अगर आपको, वैसे तो मैं किसी को कहता नहीं हूँ कि आप रेस वेस करो, अगर कोई पोक कर रहा है, कभी कभार होता है ना बंदा मजबूर हो जाता है। बिल्कुल। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस थ्रोटल को घुमाने की हिम्मत दिखानी है, और आपने जहाँ थ्रोटल घुमाया नहीं, आपने आसपास वाले को धूल चटा दी, गायब कर दोगे। ठीक है, पहली चीज परफॉर्मेंस, जिस वजह से मैं रिकमेंड। ठीक है, दूसरी चीज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं बाइक के अंदर प्रीमियम चीजें होनी चाहिए, पार्ट्स प्रीमियम यूज होना चाहिए, कि जैसे कि सस्पेंशन प्रीमियम है, चीजें अच्छी लगा रखे हैं कंपनी ने, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में वो खराब नहीं होंगे, आपका खर्चा नहीं आएगा। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज मैं मानता हूँ कि एक बाइक के अंदर ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत अच्छी होनी, जब वो भागने वाली है तो स्पेशली भागने वाली है तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो टॉप नॉच 3 चीजें मैं ये मानता हूँ बाइक के अंदर, ये 3 होनी चाहिए, और बाइक चलाने में स्मूथ रिफाइंड भी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो चीजें हैं। ठीक है, अब ना लेने के रीजंस अगर मैं पूछना चाहूँ, एफिशिएंसी सबसे पहले, पेट्रोल बहुत, अगर आप मतलब नहीं झेल सकते माइलेज, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई पेट्रोल को दिमाग में रखो। KTM चाहे 125 खरीद लो, और वैसे भी तू वो डलवाता है पावर प्रीमियम डलता है। हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला डलता है, 4-5 रुपए का हाँ डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, तो वो टंकी भरती है तो ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। 1 लीटर पे 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो 10 लीटर पे खुद हिसाब लगा लो कितने रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और फ्यूल एफिशिएंसी में ये है कि भाई देखो एवरेज कम देती है। ठीक है, तो वो चीज दिमाग में बिठा लेना, अगर एवरेज का आपको इशू नहीं है तो आप बिंदास लो बाइक, फुल पावर मजे करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ना लेने का दूसरा एक रीजन यही होगा कि भाई देखो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी वाली चीज है। अगर आप इररिस्पांसिबल राइडर हो, अच्छे से नहीं चलाते हो, आपको लगता है कि अरे बस भगानी है, ऐसे चलानी है, तो वो मत करना। वहाँ पे आपको एक घुसा देगी बाइक, सेकंड नहीं लगाएगी, क्योंकि इसके अंदर राइड बाय वायर फीचर आता है। इसको सेकंड नहीं लगती है, इसको थ्रोटल आप दोगे, ये आगे से ऐसे यूं उठती हुई जाती है भाई ऊपर को, मतलब बिना व्हीली मारे नॉर्मल बस एक्सीलरेटर खींचती। देखो अगर मैं इसका ऐसे एक्सीलरेटर दूंगा ना, देखो एक चीज और है, जैसे मैं इसको चलाता हूँ, ये वाली बात मैं थोड़ी बीच में कट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको चलाता हूँ ना, पहले मेरे को थ्रोटल देने की ऐसे आदत थी, पर ये चीज एक्सपीरियंस आती है। अब मैं किसी भी बाइक का थ्रोटल देता हूँ, मैं ऐसे देके ऐसे थ्रोटल देता हूँ, पूरा मरोड़ देता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, पावर संभालने का आ गया, आदत हो गई, वो एक चीज है। ठीक है, तीसरा ना लेने का सबसे बड़ा रीजन इसका भाई, सीट कंफर्ट कह सकते हैं या ग्राउंड क्लियरेंस को रख सकते हैं उस चीज में। नहीं, तीसरा ना लेने का मैं रीजन आपको यही बोलूंगा कि आप इसको क्यों, मतलब एक तो मैंने देखो बता दिया कि माइलेज, हाँ माइलेज बिल्कुल वो नहीं है। तीसरा भाई थोड़ा सा भाई वही है कि क्या नाम है, खर्चे हैं थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि खर्चे बिल्कुल नहीं है, खर्चे हैं इसके। 5-6 हज़ार रुपए की सर्विस कराना कुछ लोगों को काफी एक्सपेंसिव लग सकता है, बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए टुच्ची सी बात है, बिल्कुल समझ रहे हो आप। तो खर्चे हैं, ये बात दिमाग में रखना, खर्चे हैं। पेट्रोल का खर्चा एक अलग है, उसके अलावा मेंटेनेंस का एक खर्चा, वो एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, इन केस आपका चैन सेट आपको डलाना है, शायद से मुझे लगता है हमने अब्रेल भाई की बाइक का पूछा था, 5.5 या 6.5 हज़ार कुछ का बताया था। अब देखो खर्चे गिनवाता हूँ कैसे है। 10,000 किलोमीटर मेरी बाइक चली, सीधा मेरी बाइक में 12,000 रुपए खर्चा गया, एक पेयर टायर डलाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10,000 चलते ही 10,000 चलते टायर डलेंगे, पहला 10,000 का खर्चा हो गया, 10,000 चलते ही ब्रेक पैड डलेंगे, 2600 रुपए का अगला ब्रेक पैड है, 400 रुपए का पिछला ब्रेक पैड है, 12 और 2 14, 14.5, ऑलमोस्ट 15,000 रुपए बोल सकते हैं। ठीक है, 15,000 रुपए का ये खर्चा हो गया। उसके अलावा जब एक बेसिक सर्विस होगी तो 2-2.5 रुपए की सर्विस होगी, इंजन ऑयल 17,000 रुपए का खर्चा हो गया। ये 17,000 रुपए का ऐसा खर्चा जो आपका हर 10,000 किलोमीटर पे आएगा, हर 10,000 किलोमीटर पे आएगा, और इस चीज से आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, एक बार को डिस्बैट तो चल जाएंगे आपके, अगर आप कम ब्रेक यूज करते हैं, अगर हाईवे पे चलते हो, बट टायर तो जाएगा ही जाएगा। टायर
टायर मैक्स टू मैक्स 12,000 चला लोगे, हाँ, इससे ज्यादा नहीं चला पाओगे। टायर जाएगा, क्योंकि भाई लो प्रोफाइल जब टायर होता है और जब रेडियल अच्छी ग्रिप देता है और रेडियल टायर होता है, हाँ, तो घिसता भी वहाँ उतनी पे भाई जल्दी है। वो जाता है, घिसता है, क्योंकि आपको वो जब आप हाई स्पीड पे मजे ले रहे होते हो ना, तो वो बचाता भी है, बचाता भी, वो बिल्कुल। एक बहुत बड़ी चीज है। तो देखो भाई, ये सारी की सारी चीजें थी। ओवरऑल पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बता दिया। मेनली मैंने स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन किए जो इंपॉर्टेंट है, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बाइक को अफोर्ड करना आसान है, माइलेज कितना देती है। तो देखो भाई, जो भी बंदा ले रहा है मेरी तरफ से रिकमेंड है, तो कोई भी ले सकता है इस बाइक को। एज सच मेरे को जो मतलब वो पावर वाला है ना, देखो धीरे धीरे बंदा सीख जाता है। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग ऐसी करी थी, जब आरएस ली थी ना मैंने, तो बहुत मतलब ऐसी चलाता था कि मतलब समझ में नहीं आता था कि कैसे, बट धीरे धीरे समझ गया। बट हाँ, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, मेनली तो यही बोलूंगा, अगर पेट्रोल के खर्चे झेल सकते हो, थोड़े बहुत मतलब खर्चे अलग से झेल सकते हो, तो ही लेना, अदरवाइज भाई मत लेना। बाकी उन लोगों को रिकमेंड है जिनको चाहिए टॉप नॉच पावर, टॉप नॉच ब्रेकिंग, तो भाई उनके लिए तो आंख बंद करके चले जाओ। केटीएम से बढ़िया आप लोगों को शायद ही कुछ बाइक होगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।